देशों के मुकाबले भारतीय कला बाजार अभी ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय कलाकार दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उनकी कला खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। निवेशकों को उम्मीद है कि भारतीय कला बाजार का भविष्य उज्जवल है। समीर हाशमी, बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे पाकिस्तानी खिलौनों में बच्चों की फेवरेट ओसामा गन की, और हीरे सोने से जड़ा साबुन महंगा इतना कि इस्तेमाल करने से ही कोई झिझके। सीरिया से लंबे वक्त से गृह युद्ध और हिंसा की ही खबरें आती रही हैं, लेकिन ये कहानी है सीरिया से उम्मीद की, संगीत की। वहां एक ऐसा बैंड लोकप्रिय हो रहा है जो दमिश्क की सड़कों पर बिना किसी को पहले से बताए परफॉर्म करता है। उनके मुताबिक ये तरीका सीरिया में जिंदगी की अनिश्चितता से ही प्रेरित है। बैंड का नाम है वामदा, जिसका मतलब है फ्लैश या एकदम से चमकना, जो उनकी एकाएक होने वाली परफॉर्मेंस को दर्शाता है। संगीत का खूबसूरत एहसास। परेशान दुखी दमिश्क में जहां लड़ाई के बीच लोग रोजाना अनिश्चय में जीते हैं, लेकिन उनका मन कुछ हल्का करने की एक कोशिश है वामदा म्यूजिक बैंड। इनके पहले ही वीडियो ने सीरिया की सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर खूब धूम मचाई थी, जिसे एक ही महीने में यूट्यूब पर 40,000 से ज्यादा हिट्स मिले। इस खास वक्त में इस बैंड की शुरुआत कर हम इस देश की सच्चाई को दर्शाना चाहते थे। हम सब पागल हो चुके हैं। मैंने काफी लंबे दुखी वक्त के बाद लोगों को मुस्कुराते देखा। ऐसे गाना मेरे लिए सम्मान की बात है। हम अपने देश के साथ हैं और जो भी उससे नफरत करता है उसके खिलाफ है। मॉडर्न चौक के साथ पारंपरिक गानों को पेश कर रहे इस बैंड को उम्मीद है कि वो सीरिया में दुख, दर्द और डर के माहौल को बदलने की कोशिश कर सकेंगे। सेंट्रल दमिश्क के बेहद व्यस्त हिस्से में बीबीसी ने इस गुट को अपना तीसरा परफॉर्मेंस देते हुए देखा। ये जबरदस्त सोच है। आपको लगता है कि लोग अभी भी जिंदा हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कि ये देश अब भी अपने पैरों पर खड़ा है। ये दिल को छूने वाला अनुभव है। कुछ लम्हों के लिए ही सही, पर वामदा लोगों को संगीत से जोड़ रहा है। गानों के लिए जगह का चुनाव ही इसे खास बना देता है, और बोल ऐसे जो कईयों को अपनी कहानी जैसे लगते हैं। इस बैंड ने दमिश्क में हाल ही में चौथी बार परफॉर्म किया, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसने कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और गाने कौन कौन से हैं, इसे अंत तक छिपाए रखा। बीबीसी रिपोर्ट। दमिश्क से उम्मीद का संगीत। फिलहाल लंदन से बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाजरीन आदाब, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर। डॉक्टर शाहिद अख्तर एक के माहिर तालीम हैं। वो एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मैनेजमेंट स्टडी सेंटर में काम करते रहे हैं। उसके अलावा आवाम की फलाह बहबूद के लिए समाजी कारकुन की हैसियत से भी काम किया है। उन्होंने अपनी एक शिनाख्त बनाई है। वो बीजेपी के कारकुन की हैसियत से भी काफ़ी सरगर्म रहे हैं और इसी बुनियाद पे आज झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं। तो हम झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से तफसीली बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ETV उर्दू में खैर मकदम है। चलिए, थैंक यू। डॉक्टर साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से आपने 1 साल मुकम्मल किया है। अब तक जो कारनामे आपने अंजाम दिए हैं, कमीशन के जरिए जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं, वो हम जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को मैंने इस ओहदे पे मुझे बनाया गया था चेयरमैन, और 1 साल हो जाने के बाद में जैसे मैंने चेयरमैन के पोस्ट में मैं बना, उसमें मुझे मालूम हुआ कि मैं किस तरह से किसके लिए मुझे चेयरमैन बनाया गया। तो असेसमेंट करने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं उनको कैसे कमीशन के लिए उनको विश्वास पैदा किया जाए, ट्रस्ट गेन किया जाए और उनके साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। तो कमीशन ज्वाइन करने के बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं, ठीक है, इसमें अभी हम लोगों को कमीशन को कैसे हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी। और मैंने उसको इस महीने में पहले मैंने हेल्पलाइन स्टार्ट किया, और हेल्पलाइन स्टार्ट करने के बाद में मैं ये कोशिश की कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो 5 लोग हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट और पारसी, पहले इन लोगों को मैं कैसे आयोग के साथ में, कमीशन के साथ में मैं जोड़ सकूं। और हेल्पलाइन मतलब जारी करने के बाद में उसका रिस्पांस काफी आया, और मैंने हेल्पलाइन नंबर में जो भी शिकायतें दर्ज हुई और उसको उसी दिन 1 से 2 दिनों के अंदर में उसमें मैंने कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद में उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। हेल्पलाइन के बाद में ये तो जो आम लोगों को तक मैंने पहुंचने की कोशिश की, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जो खास लोग हैं और जो दानिश्वर तबके के लोग हैं उनके तक कैसे कमीशन पहुंचे। तो हम लोगों ने अभी तक कमीशन का, झारखंड बनने के बाद में 13 साल हो गए, लेकिन कमीशन का कोई अपना वेबसाइट नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, कमीशन का वेबसाइट होना चाहिए, और फिर www.jsmc.in करके मैंने एक वेबसाइट बनाया। और आज के दिनों में खासकर माइनॉरिटीज से रिलेटेड जितने भी लिंक है मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है। झारखंड माइनॉरिटी कमीशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, पावर क्या है, और डे बाय डे के जो भी एक्टिविटीज है वो हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ में जो बच्चों के वजीफा के लिए जो उनके लिंक है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ में, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के साथ में, हज कमेटी का एक्ट, वक्फ बोर्ड का एक्ट, मतलब आज एक सिंगल विंडो के तौर पे माइनॉरिटी कमीशन का वेबसाइट जाना जाता है, जिसमें कि आप माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आप उससे गेन कर सकते हैं, उससे आप ले सकते हैं। इसका कितना रिस्पॉन्स आया, कितने जो है उस पर शिकायतें लोगों ने? वेबसाइट में ये फायदा हुआ कि वेबसाइट में मैंने 3 चीजें वहां डाले। एक तो कोई भी उसमें सजेशन दे सकता है, उसमें कोई भी सजेशन के साथ में कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करने के साथ में मैंने एक मेल आईडी उसमें chairman@jsmc.in करके एक डायरेक्ट उसमें फ्लोट कर दिया, और पेपर और न्यूज के माध्यम से भी वो सारे लोगों को पहुंच गया है। तो जो लिटरेट लोग हैं उसमें डायरेक्टली मुझे सजेशन दे रहे हैं कि कमीशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और खास करके माइनॉरिटीज के फलाह और बहबूद के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे सजेशंस भी आए और बहुत सारे कंप्लेन आए। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से झारखंड में 24 जिले हैं और 24 डिस्ट्रिक्ट, 24 डिस्ट्रिक्ट होने के नाते बहुत से जगह पे कंप्लेन सेम डेट में आने में प्रॉब्लम होती है। फैक्स के माध्यम से भी बहुत सा प्रॉब्लम नहीं आ सकते, जो कि खासकर ज्यादा पेजेज में होते हैं। तो उसमें वेबसाइट के हो जाने से सारे लोग मेल के जो मेल एक मीडियम हो गया, और उसके मेल में वो लोग आराम से उसमें भेज सकते हैं। जो भी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग जो दूर दराज में रहते हैं, वो लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं और उसमें सजेशन भी दे सकते हैं। खास करके हम लोग मेल के द्वारा हम लोग उनको मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिनों में जो जिले हैं उनके कलेक्ट्रेट के, चाहे डीसी हो गए, कमिश्नर हो गए, या फिर सिक्रेटरीज हो गए, सब आजकल मेल आईडी में लोग अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने मेल के द्वारा भी उन लोगों को सूचना देने की काम किया है। पहले तो मैंने मेल में रिसीव करने के बाद उनको तुरंत मेल में भेजने के बाद में हम लोग उसका हार्ड कॉपी भी उनको भेज रहे हैं। तो वेबसाइट आ जाने से ये हुआ कि अब दानिश्वर तबके के लोग, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोग भी आयोग से डायरेक्टली जुड़ गए। हेल्पलाइन होने से आम लोग जुड़ गए।
उसके बाद जब देखा गया कि जो कमीशन में जो मेंबर ज्वाइन किए हैं, और कमीशन में आज के दिनों में एक मैं चेयरमैन हूं, 2 वाइस चेयरमैन हैं और 8 मेंबर बनाए गए हैं झारखंड की तरफ से, तो उसमें लगा कि ठीक है, ये झारखंड के सारे जिलों में हम लोग कैसे पहुंचे। तो मैंने वाइस चेयरमैन को जो 24 जिले हैं, 24 जिलों में 12-12 जिले के जो काम के डिस्ट्रीब्यूशन है वाइस चेयरमैन को मैंने दे दिया, और उसके बाद जो एक मेंबर को 3-3 जिले का अलॉटमेंट कर दिया और कार्य का जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को। उस बुनियाद पे क्या है कि आज हमारे पास जो शिकायतें आती है और उस जो डिस्ट्रिक्ट से जो रिलेटेड जो शिकायतें आते हैं, मैं उनके वहां के मेंबर को वहां भेजकर वहां के जो डीसी है या जो भी अधिकारी है या ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग राब्ता कायम करते हैं और उसको जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि इसका सोल्यूशन और हल निकल पाए। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात हुई, कुछ लोगों ने मुझे वेबसाइट के माध्यम से और हेल्पलाइन के माध्यम से ये कहा कि नहीं, हम लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं। और ये बात भी है कि कमीशन बनाया गया है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए, तो ये बात मुझे भी समझ में आई कि अगर उनके लिए बनाया गया है तो क्यों न उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को, उनके जो दानिश्वर तबके के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बैठकर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। अगर 1 साल की बात की जाए तो इस दरमियान कितनी शिकायतें जो है मिली, मतलब लोगों ने की है? अभी तक मुझे लगता है कि जो शिकायतें देखेंगे तो कम से कम तो 400 से 500 शिकायतें डिफरेंट इसमें आ गए हैं। ज्यादातर शिकायतें स्कॉलरशिप से रिलेटेड मतलब आई है, और उसके अलावा भी कुछ नौकरी में परेशानी के सिलसिले में आई है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें आई हैं, कहीं पे मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके शिकायतें आई है। तो बहुत सारी शिकायतें आयोग कार्यालय में अब रेगुलर आ रही है और हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग सिस्टम भी किए। तो जिस तरह से मॉनिटरिंग करने का हम लोग जो अब है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोगों ने, क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी की मीटिंग आयोग कार्यालय में बुलाए, जो भी झारखंड रियासत के जो बुद्धिस्ट लोग जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को एक मीटिंग आयोग में कमीशन के मतलब ऑफिस में मैंने मीटिंग बुलाई, और सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उन्हीं से मीटिंग में हम लोग डिस्कस किए। मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद पहला ऐसा मौका है जब सभी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी में सारे 5 जो आते हैं, उन लोगों की जो है मीटिंग आप। एकदम आपने सही कहा, और सारे लोगों को, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाद में सिख कम्युनिटी के बाद में मुस्लिम कम्युनिटी, ये सारे कम्युनिटीज के साथ में झारखंड स्टेट लेवल जो लोग हैं उनके साथ में हम लोग बैठकर उनसे डिस्कशन हम लोग कर चुके। इसके बाद 2 जगह पे छोटी घटना हुई थी, चतरा में और पलामू में। हम लोगों ने वहां जाकर कॉमनल कुछ दंगे फ्रिक्शन हो गए थे, उसमें हम लोग दोनों जगह जाकर दौरा किए, और दौरा करने के बाद में एक बातें वहां पर खास करके चतरा के लोगों को वहां पे इंदिरा आवास तुरंत हम लोग अलॉट करवाए, और उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा था। पहले मैंने जाकर वहां पे दौरा करने इसी में दौरा करने से पहले मैंने कहा कि पहले इनका एफआईआर को लिया जाए, उसके बाद मैं जाकर विक्टिम के जो घर हैं उनको जाकर देखूंगा, उनका असेसमेंट करूंगा। तो ये भी उसको किया गया। नहीं, वहां पे भी इंसाफ दिलाने का काम किया, एकदम इंसाफ दिलाने का काम किया। वहां पे कुछ बातें वहां पे हालांकि अभी रह गई हैं, वहां से जो जिला स्तर पे थे, जो थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वहां पे तो देन एंड देयर उनको सोल्व कर दिया गया। यानी 1 साल की कारकर्दगी को देखा जाए तो बड़ी ही तशफ़ी बख्श रही है। हाँ, वो कर भी रहे हैं और हम लोग उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर कुछ लोग आते हैं ऑफिस में मिलने के लिए, और कहीं से भी कोई अगर ऑफिसर से अगर कोई मामलात रहते हैं, तो हम लोग उसी समय उसको कोशिश करते हैं कि उनका मामलात को सोल्व किया जा सके। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर आते हैं। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्व करें अब 90% कम दर पे। क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अकलियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा? वजारत बराए अकलियती उमूर की स्कीम में अकलियती फिरके के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ
तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अक़लियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से अब हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह, आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर के साथ। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक जो कारकर्दगी रही है झारखंड अक़लियती कमीशन की, उसमें जो भी शिकायतें आई हैं उस पर कितनी कामयाबी मिली है उन शिकायतों को निपटाने में? हुकूमत की तरफ से कुछ ताउन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो छोटे छोटे मामलात है उसमें तो तुरंत हम लोगों को कामयाबी मिल जा रही है। जो ऑफिसर से उनको रिंग करके, उनको लेटर लिख करके, और उनको अगर लेटर लिखने के बाद में उनको अगर रिमाइंडर लेटर लिखना है या उनको समन करना है, उस बुनियाद पे हम लोग उनको छोटे जो मामलात हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग को कामयाबी मिल रही है। लेकिन जो मामलात जो सरकार से रिलेटेड मामलात है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मामलात है, उसमें हम लोग उसको लेटर लिख रहे हैं और उसको फॉलोअप कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों को कामयाबी मिल रही है। कुछ कुछ जो रिकमेंडेशन है वो अभी भी सरकार के पास में है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी जल्द से हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलकर उस मामलात को भी कोशिश करेंगे कि उसके भी हल निकल आए। क्या आप महसूस करते हैं कि वो झारखंड अक़लियती कमीशन को और भी इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि वो जो भी काम है माइनॉरिटीज से रिलेटेड, जो नाइंसाफियां हो रही हैं या जो भी शिकायतें आ रही हैं, उनकी जो उनका निपटारा किया जा सके? नहीं, देखिए, ये तो मामला भी वहाँ पे पार्लियामेंट में पहले से ही पेंडिंग है। ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो हम लोगों का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उसमें भी ये मामला था कि उसको भी थोड़ा स्टेचुरी जो बॉडी है उसको फिर आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरह उसको भी पावर दिया जाए, माइनॉरिटी कमीशन को भी। मुझे लगता है कि मिलनी ही चाहिए, जिससे कि हम लोग नोटिस ही नहीं सिर्फ करें और समन करने तक का ही पावर न हो, बल्कि हम लोग को कोई ऐसी पावर दी जाए, खास करके सूचना जो आयोग के पास में पावर है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर में कुछ हम लोग को दंड देने का या फिर हम लोगों को कुछ कम से कम फाइन करने का भी पावर दिया जाए, जिससे कि अधिकारियों और ऑफिसर्स में पकड़ बन सके। आपको मैं बता रहा हूं कि मेरे चेयरमैन बनने के बाद में काफी लोग ये शिकायतें लेकर आने लगे कि ऑफिसर से उनकी मुलाकात नहीं होती है या उनसे मिलना नहीं चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये बातें तो ठीक है, तो कमीशन क्यों नहीं इसमें एक ब्रिज का काम करे, और ब्रिज का काम करने के साथ में जो खास करके अक़लियती कम्युनिटी के जो लोग हैं और जो ऑफिसर से उनको मिलाकर जो उनके मामलात को उनको सॉल्व किया जाए। तो जो आयोग कार्यालय में, कमीशन में, ऑफिस में जो आते हैं उनको तो हम लोग टेकअप कर रहे हैं या हम लोग संज्ञान भी ले रहे हैं, सो मोटो भी ले रहे हैं, उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज के दिनों में हम लोग ये भी हम लोग इस बार मेरे चेयरमैन बनने के बाद में आयोग ने जन सुनवाई कार्यक्रम भी स्टार्ट किए। जन सुनवाई कार्यक्रम पहले हम लोग रांची से ही स्टार्ट किए। इससे पहले जन सुनवाई कार्यक्रम कभी कमीशन के द्वारा नहीं किए गए थे। एक नई कोशिश की गई और इसमें बहुत कामयाबी मिली हम लोगों को। पहली बार हम लोगों ने जन सुनवाई कार्यक्रम रांची में अपने आयोग के ऑफिस में, कमीशन के ऑफिस में ही रखा गया, और उसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि 200 लोगों के कंप्लेन आए और उसको देन एंड देयर कम से कम 100 लोगों को हम लोगों ने वहां पे उनको कामयाबी मिली हम लोगों को उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। और वहां पे जो ऑफिसर्स लोग आए उनको तुरंत वहां पे उनसे दोनों की बात कराई गई और उन्होंने शिकायत ऑफिसर के सामने की गई और लोग बहुत खुश थे कि उनको लगा कि नहीं, कहीं न कहीं उनको इंसाफ मिल रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां उनको इंसाफ मिल सकता है। 90% प्रॉब्लम तो लोग की तभी सॉल्व हो जाती है जब उनको बात उनको लगती है जो कि उनको उनकी बात सुनी जा रही है। तो जब ऑफिसर से उन्होंने अपने डायरेक्टली अपने बातों को कहा और ऑफिसर उनके बातों को सुने और सुनने के बाद जो छोटे छोटे मामला थे उनको तुरंत वहां पे हल कर लिया गया,
तो एक ट्रस्ट उन लोगों के बीच में लगा। उसके बाद हम लोगों ने पाकुड़ और साहेबगंज में भी हम लोग जन सुनवाई कार्यक्रम किया और इस जन सुनवाई कार्यक्रम को अब हम लोग स्टेट लेवल पे अब हम लोग करने जा रहे हैं कि सारे स्टेट के जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग सिग्नेटरीज के साथ में भी इसको जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक साल के अंदर कई इलाकों का आपने दौरा किया, कई अजला का आपने दौरा किया, क्या वहां पे खामियां आपने पाया है? वहां पे अफसरान के साथ भी आपने जायजा लिया है? जो हुकूमत के जरिए जो मंसूबे चलाए जा रहे हैं, स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे MSDP की जो स्कीम है मरकजी हुकूमत के जरिए, कुछ ऐसे अजला जो मुंतखब है MSDP के तहत, वो उन अजला में भी आप गए हैं, वहां पे दौरा किया, क्या क्या वहां पे पाया, क्या क्या किस तरह के हालात हैं माइनॉरिटीज के? देखिए, 14 जिलों का हम लोगों ने रिव्यू बैठक किया और जो तमाम जो जहाँ पे जिलों पे हम लोग गए उन डिस्ट्रिक्टों में जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम लोग जो 28 ऑफिसर्स के साथ में हम लोगों ने वहाँ पे रिव्यू बैठक की। और ये बातें मैं आपकी इस खास बात में सारे लोगों के सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अक़लियतों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है। नाइंसाफ़ी इस बुनियाद पे क्योंकि उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक उनको नहीं मिल रहा है। ये रिव्यू बैठक में सामने आई। चाहे जितने भी जो ऑफिसर्स के आप डिपार्टमेंट वाइज भी अगर आप रिव्यू करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या पावर से हो या इरिगेशन से हो या जो उनके अलग अलग जो विभाग और डिपार्टमेंट्स हो, उनमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर उनका पॉपुलेशन अगर 17% या 18% है तो कोई भी स्कीम जो सरकारी भाषा में जो जन कल्याणकारी स्कीम कहा जाता है, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आवाम के फलाह बहबूद के लिए, तो उनके फलाह बहबूद के लिए जो इनकी स्कीमों में उनको हक उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। उसको हम लोगों ने बहुत कड़े शब्दों में ऑफिसर के साथ में मैंने बात किया और उनको ये कहा कि नेक्स्ट जब मैं मीटिंग में आऊं, नेक्स्ट रिव्यू बैठक में जब करूंगा, तो मुझे कम से कम जो खासकर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को उनको हिस्सेदारी और उनको हक मिले और हक मिलने में इस बात को भी कंसीडर किया जाए कि उनको जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है, उनको पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, उनके तनासुब के हिसाब से उनको उनका हक मिले। हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे, बात का सिलसिला जारी रहेगा। हम लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से। तो आप हालिया दिनों जो दिल्ली गए, वहां पे जो कौमी अक़लियती कमीशन का जो कन्वेंशन था, सालाना तकरीब, उसमें
झारखंड के अकलितों से मुतालिक क्या क्या चीजें आपने वहां पे पेश की? देखिए, झारखंड से अकलितों के मुतालिक वहाँ पे जो मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया जो कि एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज से रिलेटेड था। एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज में सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे सूबे हिंदुस्तान में क्या क्या हो सकता है और कैसे खास करके अकलियतों का खास करके कैसे तालीम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उस बुनियाद पे मैंने एक पेपर वहाँ प्रेजेंट किया था। और उसमें दो बातें थी। एक तो किस तरह से जो हमारे बच्चे हैं जो तालीम से जुड़े, खास करके अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के जो स्टूडेंट हैं वो तालीम से जुड़े ही नहीं, उनका जो ड्रॉप आउट हो रहा है वो ड्रॉप आउट रुके, उसके लिए मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था। उसमें जो दो बातें जो मेन थी कि उसको आरटी एक्ट 2009 से कैसे जोड़ा जाए। आरटी एक्ट से जोड़ने की जब बात हुई कि आरटी एक्ट में ठीक है आपको 25% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाना है, जो कमजोर तबके के जो बच्चे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं। लेकिन खास करके माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में जो हम लोग अपने झारखंड में सर्वे किए और दूसरे जिले के जो डेटा के हिसाब से माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में जो आरटी एक्ट से जोड़ने में बहुत सारी रियासतों ने ये किया है कि उसमें बीपीएल कार्ड को मस्ट कर दिया है कि उनको जो इकोनॉमिकली वीक उन लोगों को माना है जिनका बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड को जो 25% बच्चे को फ्री में पढ़ाना है 25% उसमें उनको रखा गया। झारखंड में जब इस बात को हम लोग देखें कि ठीक है यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं, जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी डेंसली पॉपुलेटेड जो माइनॉरिटी एरिया है वहां पे ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। तो जब इसमें कारण की उसकी वजह जानने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि बीपीएल कार्ड झारखंड में बहुत कम बने। और ये मैं 14 जिलों का जब रिव्यू बैठक किया उसमें भी मैं जमशेदपुर का आपको एग्जांपल देता हूँ कि बीपीएल कार्ड ही नहीं यहाँ बनाया जा रहा है अकलियतों का, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे अकलियती कम्युनिटी को उठाना पड़ रहा है। उनको मतलब हम लोग इकोनॉमिकली जो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो उनके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर जनाब के रहमान खान साहब से मुलाकात की, उसमें मैंने इस बात को वहां पे प्रेजेंटेशन में भी रखा और उनसे मिलकर भी मैंने ये बात कही है कि आरटी एक्ट में जो बीपीएल कार्ड की जो आप लोगों ने मस्ट किया है उसमें बीपीएल कार्ड को हटाकर आप इनकम सर्टिफिकेट उसमें रख दें, जिससे कि खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे लोग हैं वो इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन बीपीएल कार्ड बनाना मुझे लगता है मुश्किल है। सारे स्टेट का एक कोटा होता है और झारखंड का कोटा उसमें खत्म हो गया। तो जमशेदपुर का मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि उसमें जमशेदपुर का पॉपुलेशन अकलियतों का 16% है, 16% से 17% है और 16% 20%, लेकिन 1,02,000 मतलब बीपीएल कार्ड जमशेदपुर में टोटल इशू किए गए हैं, उसमें सिर्फ 2,100 इशू किए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, जबकि पॉपुलेशन 16% है। इस बात से जब मैं नाराज हुआ और उनको जो डीसी से बातचीत हुई और बाकी लोगों से बातचीत हुई कि इस तरह का क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोटा भी ये हो गया है। तो मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इस बात को भी मैं यहाँ पे रखा हूँ कि जिस तरह से गलत ढंग से जो बीपीएल कार्ड बना दिए गए हैं, जो एपीएल में आ गए, उनको हटाकर अकलियत जो खास करके माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग को बीपीएल कार्ड में जगह दी जाए, जिससे कि जो स्कीमें हैं, जो दूसरे जो फलाह बहबूद के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें उनकी हिस्सेदारी फायदा हासिल कर सके और उनको उसमें हक मिले। तो एक आरटी एक्ट से रिलेटेड वहां पे एक बात रखी। दूसरा कि माइनॉरिटीज के लिए रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज स्कूल ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो झारखंड के लिए भी कहा गया है कि आप खोले, जिस तरह से आप नवोदय विद्यालय में आप नवोदय विद्यालय में बच्चों लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, एसटी एससी बच्चे लोगों की उनको रहने से लेकर पढ़ने से लेकर खाने सारे चीज का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आज के दिनों में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के बच्चों के लिए भी उनकी जो हालात है वो एससी एसटी से भी बदतर है। अगर तालीम की बात करें और उनके इकोनॉमिकली आप बात करेंगे तो क्यों नहीं उनके लिए दिया जाए। शहरों में ये हालत है तो देहातों में क्या हालत है? देहातों में भी यही हालत है कि खासकर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बच्चे का जो आप रेशियो देखेंगे, जो एनसीएआर से भी एक डेटा आया हुआ है कि 25% बच्चे जो है 25% बच्चे जो है चाहे तो स्कूल नहीं जा रहे चाहे ड्रॉप आउट हो जा रहे, वो बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर के बाद क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो इसे रोकने की जिम्मेदारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, इसे रोकने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है और गवर्नमेंट की है। मैं महात्मा गांधी का एक कोट आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर कोई भी सोसाइटी को खुशहाल सोसाइटी तभी आप बना सकते हैं जब वहां के माइनॉरिटीज को आप देखें कि वहां के खुशहाल है। तो अगर माइनॉरिटीज की बुनियाद को अगर लेते हैं कि कोई भी रियासत, कोई भी सूबा या हिंदुस्तान तभी तरक्की कर सकता है या खुशहाल उसको तभी मान सकते हैं जब वहां के माइनॉरिटीज खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज को अगर आप बात करेंगे तो एजुकेशनली, सोशली और एजुकेशनली सोशली के साथ साथ में इकोनॉमिकली, ये तीनों आप लेवल में अगर उसका आप जज करेंगे आप, तो जज करने में आप पाएंगे कि तीनों में आज के दिनों में हम लोग काफी पसमानदगी की शिकार है। यानी यहाँ पे नौजवानों की क्या हालत है? बहुत सारे जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं अब तक तश्कील पाई है। देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए मैं आप देखे होंगे कि आप आपके यहाँ भी वो न्यूज आया होगा, आया ही था, ईटीवी मैंने न्यूज देखा था
कि मैं यहाँ के जो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मैं खास करके इसी मुद्दे पे मिला था और गवर्नर से भी मैंने शिकायत की थी कि माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को जल्द से जल्द फंक्शन में लाया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड और जो स्कीमें जो दी जा रही है और खास करके जो फंड वहां से मिलता है उस फंड का फायदा हम लोग यहाँ उठा नहीं पा रहे। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है या वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करके जो बच्चे लोग बाहर आ रहे हैं उनको हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जोड़ नहीं पा रहे, रोजगार से जोड़ नहीं पा रहे। वो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें आ रही है उनसे नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट